हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टेक में। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कृतिका बुक का पाठ नंबर 1 यानी कि माता का आंचल। तो दोस्तों, इस पाठ के लेखक शिव पूजन सहाय जी है और इस पाठ में उन्होंने अपने बचपन से जुड़े यादों को उल्लेख किया है। इस पाठ में उन्होंने अपने माता पिता के स्नेह और संगी साथियों के साथ खेले गए खेलों का वर्णन भी किया है। तो चलिए इस पाठ का डिटेल समरी को शुरू करते हैं। तो लेखक का बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ था। हाँ, ये बहुत ही अनकॉमन नाम है, लेकिन उनका नाम यही था, तारकेश्वर नाथ। परंतु उनके पिताजी जो थे वो उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते थे और लेखक अपने माता पिता को बाबूजी कहकर बुलाते थे और अपने माताजी को मैया कहकर पुकारते थे। लेखक के पिता हर सुबह जल्दी उठ जाया करते थे और नहाने के बाद पूजा करने बैठ जाया करते थे। लेखक भी अपने पिता के साथ ही सोते थे और उनके साथ ही उठ जाते थे और उनके पिताजी ही यानी कि लेखक के पिताजी ही उनको नहला दिया करते थे और अपने साथ पूजा के लिए बैठा लेते थे। तो लेखक के पिता जो थे वो पूजा करते वक्त लेखक के सर में बड़ा सा टीका लगा देते थे, जिससे भोलानाथ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाया करता था। पूजा करने के बाद लेखक अपने बड़े बड़े तिलक वाला चेहरा अब शीशा के सामने देख लिया करते थे और देखते ही रहते थे। और जब उनके पिता उन्हें ऐसा करते हुए देखते थे तो वो शर्मा जाते थे और उनके पिताजी वो मुस्कुराने लगते थे। लेखक के पिताजी लेखक को कंधे में बैठाकर गंगा के किनारे लेके जाया करते थे और मछलियों को आटे से बनी गोलियां खिलाया करते थे और इन गोलियों में वो राम नाम लिखी पर्चियों को भी लगाते थे, यानी कि उन पर्चियों को इस गोली में लपेट देते थे। और लौटते टाइम वो लेखक को पेड़ों की डालियों पर झूला झुलाते थे। लेखक के पिताजी कभी उनके साथ कुश्ती खेलते तो लेखक से वो हार जाने का नाटक करते थे। कभी लेखक के हाथों को चुम्मा लेते थे और कभी अपनी दाढ़ी मूंछ लेखक को चुभवाते थे, यानी कि उनको गड़ाते थे, जिससे लेखक गुस्सा हो जाते थे और वो दाढ़ी उनके पापा जी का दाढ़ी को खींचने लगते थे, जिससे उनके पिताजी रोने का नाटक करते थे, जिसको देखकर लेखक बहुत ही खुश हो जाते थे और बाद में उनके पिताजी भी खुश हो जाते थे। घर आकर वो दोनों एक साथ खाना खाने के लिए बैठ जाते थे और जब उनके पिताजी लेखक को छोटे छोटे निवाले खिलाते थे, खाना का छोटा छोटा निवाला, तब उधर से उनकी माताजी कहती थी कि बच्चों को बड़ा बड़ा निवाला खिलाना चाहिए और ऐसा कहने के बाद वो खुद लेखक को खाना खिलाने लग जाती थी। वो हर एक खाने के निवाले को पक्षियों के नाम से बुलाया करती थी और लेखक को बोलती थी कि ये वो पक्षी है और इसको जल्दी से खा लो, नहीं तो ये उड़ जाएंगे। और इसी बात पर लेखक जल्दी जल्दी खाना अपना खा लिया करते थे। फिर खाना खाने के बाद लेखक खेलने लग जाते थे। कभी कभी उनकी माँ उनको झपट कर पकड़ लेती थी और रोते रहने के बावजूद भी उसे ज़बरदस्ती तेल लगाती थी, उनके माथे में ज़बरदस्ती तेल लगाती थी और लेखक के बालों को कंघी कर दिया करती थी और उसे एक जगह गूंद कर फूलों वाला कि होता है ना, फूलों वाला हेयर बैंड लगा दिया करती थी और फिर कुर्ता टोपी पहना भी दिया करती थी और नज़र ना लगे इसलिए काला टीका काजल का। और फिर रोते रोते लेखक अपने पिता का गोदी में चढ़ जाते थे और पिताजी उन्हें बाहर लेकर आ जाया करते थे। वहाँ लेखक अपने मित्रों को देखकर रोना भूल जाते थे और उनके साथ हंसी खुशी में खेलना स्टार्ट कर देते थे। लेखक अपने साथियों के साथ तरह तरह के खेल खेला करते थे। कभी चबूतरे पर अलग अलग चीज़ों से मिठाई बनाया करते थे और मिठाई का दुकान लगाते थे। तो कभी लेखक और उनके साथी घरौंदे का खेल खेलते थे। तो जब इस खेल में सब बच्चे भोजन करने के लिए बैठते थे तो लेखक के पिताजी भी लाइन के एंड में बैठ जाया करते थे और तभी लेखक और लेखक के साथी हंसकर वहाँ से भाग जाया करते थे और इसी बात पर लेखक के पिताजी उन पर हंसने लग जाया करते थे और वो पूछते थे कि अब भोजन फिर से कब मिलेगा भोलानाथ।
कभी शादी बारात का खेल खेला जाता और चूहेदानी को पालकी बना दिया जाता था। और जब दूल्हे की विदाई होती और बारात वापस आता तो लेखक के पिताजी दुल्हन का चेहरा देखने के लिए उस पालकी से पर्दा हटा देते थे, जिससे सब लोग शर्मा जाते थे और वहाँ से भाग जाते थे। कभी खेती का खेल खेला जाता था और बनावटी हल बनाकर खेत को जोते जाते थे। नकली फसल तैयार कर कर के बेची जाती थी। तो इसी बात पर लेखक के पिताजी भोलानाथ से पूछते थे कि इस साल की खेती कैसी रही, और इस बात पर भी लेखक और उनके साथी हंसकर भाग जाते थे वहाँ से। लेखक अपने साथियों के साथ इतने मज़े से खेलता था कि रास्ते पर चल रहे आदमियों भी कभी कभी उनका खेल देखने के लिए कुछ देर के लिए रुक जाते थे, और कभी कभी तो बहुत सारे लोग भी जमा हो जाते थे उनका खेल देखने के लिए। और कभी कभी लेखक और उनके साथी बारात को देखते थे तो दूल्हे के पास जाकर के और ज़ोर ज़ोर से बोलकर दूल्हे को चिढ़ाते थे। और एक बार की बात है, वो इसी तरह से दूल्हे को चिढ़ा रहे थे तो वो दूल्हा थोड़ा गुस्सा हो गया और लेखक और उनके साथियों को ढेले से खूब दौड़ाया। तो जब आम की फसल आती थी तो आंधी भी आ जाया करती थी। तो लेखक और उनके मित्र आंधी खत्म हो जाने के बाद तो लेखक और उनके साथी आम के बाग में गिरे हुए आम को खाने के लिए पहुंच जाते थे। तो एक बार आंधी के बाद मूसलाधार बारिश होने लगी, और जब बारिश रुकी तो सब घर की तरफ लौटने लगे। घर लौटते वक्त तो लेखक के दोस्तों में से एक उनका साथी जिसका नाम बैजू था, तो वो वहाँ पर एक बूढ़े को चिढ़ाने लगा। तो वो बूढ़ा यानी कि वो तिवारी जी ने उनका शिकायत उनके पाठशाला में कर दिया, और फिर उस पाठशाला के मास्टर जी ने लेखक के पिताजी को घर से बुलवा लिया और लेखक की खूब खबर ली, उनकी खूब शिकायत की। और इस पर लेखक खूब रोने लगे। तो उनके पिताजी उनको वहाँ से लेकर के बाहर आ गए, यानी कि घर वापस लौटने लगे। लौटते वक्त फिर से लेखक अपने बच्चों को मतलब अपने दोस्तों को देख करके रोना भूल जाते हैं और उनके साथ खेलने लग जाते हैं। लेखक के साथी मकई के खेतों में घुसकर चिड़ियाँ पकड़ने लगे, पर उनको कभी भी चिड़िया हाथ नहीं लगती थी। लेखक उनसे अलग ही खड़ा था। फिर जाकर के लेखक और उनके साथी चूहों के बिल में पानी डालने लगे और पत्थर फेंकने लगे, और जैसे ही पूरा होल वो भरने लगा पानी से, वैसे ही एक सांप उस गड्ढे से निकल करके बाहर आ जाता है। सब डरकर घर की तरफ भागने लग जाते हैं। गिरते पड़ते सब वहाँ से भागने लग जाते हैं। तो ऐसे ही भागने भागने में किसी का दांत टूट जाता है, तो किसी का पैर छिल जाता है, किसी के पैर में कांटे चुभ जाते हैं। तो सब बेतहासा जैसे तैसे घर पहुंच जाते हैं। लेखक भी उन्हीं की तरह इसी हालत में भागने लग जाते हैं। तो लेखक जैसे ही घर पहुंचते हैं तो उनके सामने, घर के सामने उनके पिताजी बैठे हुए रहते हैं। पिताजी ने भोलानाथ को बहुत पुकारा, लेकिन लेखक उनके पास ना जाकर के अपने माँ के आंचल में जाकर के बैठ जाता है। पिता के साथ इतना समय बिताने के बावजूद लेखक अपने माँ के आंचल में जाकर के ही छुप जाते हैं। डरे हुए और कांपते हुए लेखक को देख करके लेखक की माँ भी रोने लग गई। उनकी माँ उनके आंखों में लगे धूल को बार बार अपने आंचल से साफ कर रही थी और बार बार उनको चूम रही थी। लेखक के घावों पर हल्दी का लेप लगाया गया, और इसी बीच लेखक की माँ उन्हें बार बार गले लगा रही थी। लेखक कांपते ही जा रहा था, और इसी समय लेखक की बाऊजी वहाँ पर आते हैं और लेखक को अपनी गोद में लेने लगे। लेकिन लेखक उनकी गोद में ना जाकर के अपने माँ के गोद में ही बैठना सही समझा। तभी लेखक को माँ की ममता अपने पिता के प्रेम से बढ़कर लगी। तो इसी के साथ ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, एनिमेशन पसंद आया, तो एक लाइक तो बनता है। और हाँ दोस्तों, प्लीज आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा देना, जिससे आप हमारे वीडियो को देख सकोगे सबसे पहले। तो अब दोस्तों चलो कर लेते हैं आपके फायदे वाली बात। तो अनअकैडमी एक चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करवा रही है, जिसमें क्लासेस 6 to 12 के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आप जीतते हैं तो आपको मिलेगा फ्री स्कॉलरशिप वर्थ ₹5 लाख, और इसके बहुत सारे विनर्स भी होंगे। तो अब आप पूछोगे कि सर आपने ये तो बता दिया, बट ये होगा कब? तो ये इवेंट टेक प्लेस करने वाली है जनवरी 10, 2021 को
11 AM to 12 PM के बीच। और हाँ, एक ज़रूरी बात, ये एग्ज़ाम्स देने के बहुत सारे फ़ायदे हैं अपार्ट फ्रॉम स्कॉलरशिप, जिसमें से एक फ़ायदा ये भी है कि आपके फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को ये चेक करेगा और इस एग्ज़ाम में सारे सब्जेक्ट वन पेपर टेस्ट में होंगे। और तो और आपको इसमें मिलेगा अपना AIR यानी कि ऑल इंडियन रैंकिंग, क्योंकि स्कूल वाले तो सिर्फ स्कूल तक ही सीमित रहते हैं। तो आप अपने दूसरे स्कूल के फ्रेंड्स के साथ कॉम्पिटिट कर सकते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद आपको डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट एज अ रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप जल्दी से जाकर अपना और अपने फ्रेंड्स का नाम को एनरोल करवा दो और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। सो गुड लक एवरीवन। डिस्क्रिप्शन में एनरोलमेंट की लिंक दी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।